नमस्कार साथियों, एक्सीलेंट टेक्निकल अकादमी में आप सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, आप सभी लोग देख रहे हैं इस समय हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम आगे बढ़े। पिछली वीडियो में आपने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर हैं, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और चरूदड़ो के बारे में पढ़ा था। बहुत सारे बच्चों ने पिछली क्लास नहीं देखी, तो मैं उसको उनके लिए समरी प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, 5 मिनट का ग्लिम्स प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे वो पीछे की चीज़ों को रिवाइज कर सके और आगे चीज़ों को जोड़ सके, है ना। तो चलते हैं हम क्लास पर, टाइम बिना बर्बाद किए देखते हैं। पहले तो आप जान लीजिए पिछली क्लासेस में आपने क्या चीज़ पढ़ा था। आपने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत, है ना। आपने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आपने देखा कि हड़प्पा, आज मैं प्रयास करूंगा नोट्स भी बनेगा और आपकी जो राइटिंग है आपको दिख नहीं रही थी, वो राइटिंग में भी सुधार होगा, है ना। हर चीज में सुधार होता है, तो राइटिंग में सुधार क्यों नहीं होगा। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, आप आज नोट्स बनाते चलिए। मोहनजोदड़ो, है ना, तुलना करिएगा कल की राइटिंग से, आज की राइटिंग में अंतर है। मोहनजोदड़ो, चन्हू दड़ो, पहले इन तीनों को हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, आपने हड़प्पा के बारे में देखा, किस नदी के किनारे था, रावी नदी के किनारे। रावी नदी के किनारे कहाँ, पंजाब प्रांत में। कहाँ, पंजाब प्रांत में था ना, पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे था। हड़प्पा के मैं बारे में अगर बताऊं आपको, तो हड़प्पा से वृत्ताकार चबूतरा मिला है। क्या मिला है? वृत्ताकार चबूतरा मिला है, मिला है ना। आप नोट्स बनाते चलिएगा। वृत्ताकार चबूतरा मिला है, और मैंने बताया था एक कब्रिस्तान मिला है, एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम R37 रखा गया है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। R37 रखा गया है इस कब्रिस्तान का नाम। आपको मैंने बताया कि दो टीले मिले थे, एक पश्चिमी टीला, एक पश्चिमी टीला टीला और एक पूर्वी टीला। पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। कहने का मतलब है हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत जो भी स्थल मिले हैं, अधिकांशतः मोस्टफुल्ली वो दो कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। उनमें एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। दो एक्सेप्शन आप पढ़ेंगे, एक धौलावीरा और एक चन्हूदड़ो। इन दोनों में क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन ये है कि चन्हूदड़ो में दुर्ग के कोई भी अवशेष नहीं मिले। कहने का मतलब किले के टीलों के कोई भी अवशेष नहीं मिले। वहीं हम धौलावीरा के बारे में पढ़ेंगे। जो धौलावीरा नगर है वो 3 पार्ट में विभाजित है ना। तो ये चीजें आपने देखा, वृत्ताकार चबूतरा, कब्रिस्तान, R37 नाम का कब्रिस्तान मिला है। और आप देखोगे कहीं, आप देखोगे आगे मैं भी कर दूंगा। और आपने देखा कि अन्नागार, अन्नागार के 12 कक्ष मिले हैं, 12 कक्ष मिले हैं। कहां से? हड़प्पा से। दो पंक्तियों में मिले हैं, दो पंक्तियों में हैं, दो पंक्तियों में हैं। और एक पंक्ति में कितने कमरे हैं? दो पंक्तियों में, एक पंक्ति में 6-6 कमरे हैं। पंक्ति में 6-6 कमरे हैं। किसके? अन्नागार के 6-6 कमरे। ठीक है, ये चीजें। और मैंने आपको बताया था, आगे मैं चलता हूं, आपको बताऊंगा यही हड़प्पा के बारे में। मैंने एक आपको बताया था, स्त्री, एक स्त्री के गर्भ से पौधा उगता दिखाई दिया गया है। पौधा उगता मिला है, तो मतलब मिट्टी की मूर्ति मिली है ना। तो हड़प्पा के बारे में ये चीज था। मैंने आपको ये भी बताया था, हड़प्पा खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी ने की थी।
कब की थी? 1921 में। याद रखिएगा, किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है, रावी नदी के किनारे, ठीक है, किनारे। कहाँ है? पंजाब प्रांत के साहिवाल जिला है ना, साहिवाल जिला। याद रखिएगा, मैं रिवाइज करा दे रहा हूं। अगला आप देखेंगे, है ना, अगला आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ हुआ मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ हुआ मृतकों का टीला। और आगे हम चलते हैं, मोहनजोदड़ो के बारे में बताते हैं। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? तो बड़ा बृहद स्नानागार मिला है, बृहद स्नानागार मिला है। इसकी लंबाई कैसी थी? बृहद स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर मल्टीप्लाई 7.01 मल्टीप्लाई 2.43 मीटर है ये, मीटर। इस आकार का एक बृहद स्नानागार मिला है। क्या मिला है? बृहद स्नानागार मिला है। और एक मिला है 45.72 मल्टीप्लाई 22.6 मीटर का, मीटर स्क्वायर का क्या मिला है? अन्नागार मिला है। क्या मिला है? अन्नागार मिला है, ठीक है, ये मिला है। और क्या मिला है? तीसरा, समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली हैं, है ना, यही बताए थे, सड़कें मिली हैं, लेकिन नोट्स नहीं बनवाए थे ना, तो आप नोट्स बना लो। चौथी चीज क्या मिली है? कांसे की नर्तकी की एक मूर्ति मिली है, मूर्ति मिली है। मैं यही लिख दे रहा हूं, कांसे की मूर्ति मिली है। एक पुजारी योगी की मूर्ति मिली है, योगी की मूर्ति मिली है। और ठीक है, एक पुजारी योगी की मूर्ति मिली है। कहां से? मोहनजोदड़ो से, है ना। मोहनजोदड़ो से आपने देखा बृहद स्नानागार 11.88 मीटर मल्टीप्लाई 7.01 मीटर मल्टीप्लाई 2.43, कहने का मतलब ये लंबाई थी, ये लंबाई है उस स्नानागार का, ये चौड़ाई है उस स्नानागार का, और ये है गहराई, है ना, ये है गहराई, ठीक है। इस आकार का बृहद स्नानागार मिला था, कहां पे? मोहनजोदड़ो में। वहीं अगर एक बृहद अन्नागार भी मिला है 45.72 मीटर मल्टीप्लाई 22.86 मीटर का, ये एक बृहद अन्नागार मिला है। समकोण पर काटती हुई सड़कें मिली हैं, जिस ऐसे, और इस सर्किल को मैंने बताया था क्या नाम दिया गया है? ऑक्सफोर्ड सर्किल, ऑक्सफोर्ड सर्किल, ठीक है। फिर मैंने बताया पुजारी योगी जी की मूर्ति मिली है, कांसे की एक नर्तकी की मूर्ति मिली है, और यही नहीं, एक पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। ये रही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बारे में बात। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में विशाल बड़े बड़े भवन पाए गए हैं, और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खास बात है मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पुराने हैं, वहां से बड़े और वहां से पुराने, है ना। आगे चलते हैं, आगे हम चलेंगे, देखेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं चनूदड़ों के बारे में। चनूदड़ों के बारे में देखेंगे, ये भी सिंधु नदी के किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। कौन? चनूदड़ो। मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे है। कहने का मतलब मोहनजोदड़ो और चनूदड़ो के बीच की जो दूरी है
मात्र 130 किलोमीटर है, 130 किलोमीटर है। दोनों सिंधु नदी के किनारे हैं। चनहुदड़ों की मैं बात करूंगा अलग से। चनहुदड़ों की मैं बात करूं, खास बात क्या है चनहुदड़ों की, यहां से वृत्ताकार ईंट मिले हैं। क्या मिले हैं? वृत्ताकार ईंट मिले हैं। तो वृत्ताकार ईंट कहां से मिले हैं? चनहुदड़ों से। और यहां खास बात क्या है, यही मात्र एक ऐसा स्थल है जहां से दुर्ग यानी किले के कोई अवशेष नहीं मिले, कोई अवशेष नहीं मिले। कहां से? चनहुदड़ों से। तो कहने का मतलब हड़प्पा सभ्यता का मात्र एक ऐसा स्थल जहां से कोई दुर्ग के अवशेष नहीं मिले, वो क्या है? चनहुदड़ो। वो क्या है? चनहुदड़ो। तीसरा तो आप याद रखिए, है ना। आगे चलते हैं, देखते हैं। अब आगे चलते हैं। तो ये था रिवीजन, ये चीजें हमने आपको बताया था मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चनहुदड़ो के बारे में हमने बताया था। हमने और भी कुछ चीजें आपको बताया था, आप देख लीजिए। मैंने आपको ये बताया था पिछली वीडियोज में कि देखो इस तरीके से था, इस तरीके से मैंने बताया कि सबसे उत्तरी जो था हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी, थोड़ा सा गलत बन गया, इधर मैं बना दे रहा हूं ऐसे। सबसे उत्तरी जो स्थल है वो मांडा है। मांडा कहाँ? चिनाब नदी के किनारे। हड़प्पा सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा चिनाब नदी के किनारे कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, है ना। आज नोट्स बना लो, आज नोट्स बना लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर में मांडा है हड़प्पा सभ्यता का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल। जबकि दक्षिणी कहाँ है? दैमाबाद। दैमाबाद दक्षिणी स्थल है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में किस नदी किनारे है? मैंने बताया था प्रवरा नदी किनारे। किस नदी किनारे है? प्रवरा नदी किनारे है। और फिर मैंने बताया सबसे पश्चिमी स्थल क्या है? सुत कांगे। कांगे डोर है किस नदी किनारे है? दास्क नदी के किनारे है। दास्क नदी के किनारे है। और सबसे पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर है। आलमगीरपुर किस नदी किनारे है? हिंडन नदी किनारे है। और कहाँ है? मेरठ पे। ठीक है, मैंने ये बताया था। ठीक है, मैं आपको यही बताया था पिछले क्लास की वीडियोस में। तो जो लोग वीडियोस नहीं देखे थे वो एक समरी उनके लिए ये था। आप यहाँ तक आ गए। अब मैं क्या है आगे की क्लास चलूंगा, आगे की क्लास में चलूंगा और देखूंगा वो कौन सा ऐसा स्थल है जिसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। तो है जी हाँ, प्राचीन शहर, राजस्थान का प्राचीन शहर है, उसका नाम है कालीबंगा। हम पढ़ेंगे कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा राजस्थान, राजस्थान में है। और किस नदी किनारे है? देखिए घग्घर नदी किनारे। किस नदी किनारे? घग्घर नदी के किनारे। नदी के किनारे कालीबंगा किस नदी किनारे है? घग्घर नदी किनारे। अच्छा एक चीज जान लीजिए, कहीं कहीं आपको सरस्वती नदी के किनारे मिलेगा। मैं आपको बता दूं, घग्घर नदी का ही पुराना नाम, प्राचीन नाम सरस्वती नदी है। घग्घर नदी का ही प्राचीन नाम सरस्वती नदी है। लेकिन कुछ विद्वानों का मतभेद है, कुछ विद्वान को नहीं मानते हैं कि घग्घर नदी का पुराना नाम सरस्वती नदी है। लेकिन ये माना जाता है घग्घर नदी का ही पुराना नाम क्या है? सरस्वती नदी है। तो कालीबंगा, कालीबंगा का मतलब हो गया कंगन। बंगा का अर्थ हो गया कंगन या चूड़ी, और काली का मतलब काली। तो कहने का मतलब यहां से काली रंग की, काली रंग की तांबे की चूड़ी मिली है। तांबे की चूड़ी मिली है। कहां से?
कहाँ से? कालीबंगा से, है ना। दूसरी चीज, दूसरी महत्वपूर्ण चीज है, यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं। क्या मिला है? जुते हुए हुए, आज अक्षर तो समझ में आ रहा है ना, जुते हुए खेत मिले हैं। तीसरी चीज, यहां से अग्निकुंड मिला हुआ है। कालीबंगा से क्या मिला है? अग्निकुंड मिला हुआ है। और मेसोपोटामिया की मुहरें मिली हुई हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता की मुहरें मिली हुई हैं। कहां से? यहां से मेसोपोटामिया की मुहरें मिली हैं। कहां से? कालीबंगा से। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं जो कालीबंगा से मिली हैं। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे है। घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी है, लेकिन कुछ विद्वानों में मतभेद है। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां। प्राचीन शहर है राजस्थान का। अगर देखा जाए प्राचीन, सबसे प्राचीन शहर राजस्थान का क्या है? कालीबंगा है ना। समझ में आ गया? आगे चलते हैं, देखते हैं कालीबंगा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है। आप लोग तथ्य देख लीजिए। तथ्य ये है कि कालीबंगा के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य नीचे दिए गए हैं। बिल्कुल सरस्वती नदी के तट पर स्थित है। बिल्कुल अभी मैंने बताया कि घग्गर नदी के किनारे, जहां पे आ रहा है सरस्वती नदी के किनारे, तो कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि स्पष्ट तौर पे आप जान लीजिए घग्गर नदी का प्राचीन नाम सरस्वती नदी। यहाँ मिली तांबे की काली चूड़ियों के कारण ही इस स्थान को कालीबंगा कहा गया। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो नोट्स बन जाएगा। इस सभ्यता में नगर सुनियोजित ढंग से बसाए गए थे। यहाँ एक टीले से जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि यहाँ के लोग खेती करते थे। यहाँ जुते हुए खेत अगर मिले हैं तो ये एकदम साक्ष्य है कि यहाँ कृषि के तो होती ही रही थी, कृषि तो होती रही थी। इसी का साक्ष्य प्रस्तुत करता है क्या? कृषि का साक्ष्य क्या प्रस्तुत करता है? जुता हुआ खेत, है ना। और अभी बनावली जो हरियाणा है, वहां से आप क्या मिला था? हल मिला था। एक हल मिला था। कहां से? बनावली। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। हरियाणा के बनावली से क्या मिला था? बनावली, बनावली, बनावली है, यहां से हल मिला था। एक चीज जान लिया, कहीं कहीं किताबों में बनमाली है, तो बनमाली एक बिहार में इसी से रिलेटेड है। वो वाला बनमाली नहीं है हरियाणा बिहार वाला, ये बनावली है हरियाणा वाला। ठीक है, हरियाणा का बनावली है। देख रहे होंगे कालीबंगा के ये अवशेष है। ये जानते हैं क्या है? ये कच्चा घर है। ये क्या है? कच्चा घर है, यानी कच्चा घर है ना, कच्चा घर। धौलावीरा के अद्भुत, अभी हम धौलावीरा के बारे में पढ़ाएंगे, वहां के कुआं है। ठीक है, धौलावीरा के बारे में पढ़ाएंगे। तो आते हैं धौलावीरा पे ही आ जाते हैं। देखिए धौलावीरा, धौलावीरा आप लोग नोट्स बना लीजिए, है ना, नोट्स बना लीजिए। धौलावीरा के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो पहले तो हम ये जानेंगे धौला का अर्थ क्या होता है, बीरा का अर्थ क्या होता है। देखिए धौला का अर्थ होता है, धौला का अर्थ होता है पुराना। धौला का अर्थ क्या हो गया? पुराना। और बीरा का अर्थ क्या हो गया? बीरा का अर्थ, बीरा का अर्थ होगा कुआं। बीरा का अर्थ हुआ कुआं। अगर आप दिल्ली गए होंगे, दिल्ली गए होंगे तो वहां नाम ही है एक धौला कुआं, है ना। तो धौलावीरा एंड धौलावीरा एंड धौला कुआं इज सिनोनिम्स टू ईच अदर, यू कैन से जस्ट लाइक। ठीक है, तो धौलावीरा एंड धौला कुआं एक दूसरे के क्या है? सिनोनिम्स है, पर्याय है, मतलब एक ही है, धौलावीरा और धौला कुआं, लेकिन नाम अलग अलग है। धौलावीरा का है गुजरात में है, गुजरात के कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में है, कच्छ में है, गुजरात के कच्छ में है। किस नदी किनारे है? लूनी नदी किनारे है, लूनी नदी के किनारे। आपको पता होगा, अगर भूगोल पढ़े होंगे, लूनी नदी की उत्पत्ति अरावली की पहाड़ियों से होती है। ठीक है, तो धौलावीरा की खास बात क्या है? धौलावीरा
जाहिर सी बात है धौलावीरा का अर्थ ही हो गया पुराना कुआं, तो जाहिर सी बात है यहाँ कुआं के पुराने कुएं के अवशेष मिले थे। और यहाँ की उन्नत जल प्रबंधन विश्वविख्यात है। और यहाँ से के जो उन्नत जल प्रबंधन है वो इसलिए विख्यात है क्योंकि जल प्रबंधन के यहाँ से यहाँ एक बृहद जलाशय भी मिला है। यहाँ बृहद जलाशय मिला है। कहाँ से? धौलावीरा से। और मैं आपको बता दूं धौलावीरा ही वो स्थल है, मात्र वो स्थल है जिसको हम 3 भागों में बांटते हैं। कहने का मतलब 3 भागों में ये नगर बटा था। एक था किला, दूसरा था मध्यनगर और तीसरा था पिछला नगर। कहने का मतलब हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत या सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मात्र धौलावीरा ही एक ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बटा था। कौन कौन? किला, मध्यनगर और पिछला नगर, है ना। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, है ना। ठीक है, आगे यहां से हड़प्पा लिपि के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख मिले हैं। शिलालेख मिले हैं। कहां से? धौलावीरा से। धौलावीरा से, है ना। तो धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के 10 चिन्हों वाले शिलालेख मिले हैं। धौलावीरा से ही एक बड़ा बृहद जलाशय मिला है। धौलावीरा का जो नगर है, जो स्थान है, जो शहर है, कितने पार्ट में था? 3 भागों में बटा हुआ था। धौलावीरा का अर्थ क्या होता है? धौला मतलब पुराना, वीरा मतलब कुआं, ठीक है। वीरा मतलब कुआं, धौलावीरा मतलब पुराना कुआं। कहाँ है? गुजरात के कच्छ में। किस नदी के किनारे है? लूनी नदी के किनारे है। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी। आगे हम चलेंगे, देखेंगे विशाल जलाशय। धौलावीरा के बारे में हम देखेंगे। विशाल जलाशय, धौलावीरा में मिला जलाशय इस बात का प्रमाण है कि सिंधु सरस्वती सभ्यता के लोग जल प्रबंधन में काफी कुशल थे। ये जल वर्षा के पानी को संचित करने और उसके वितरण के लिए बनाए गए थे। मतलब खास बात यही था कि जल प्रबंधन के लिए धौलावीरा प्रसिद्ध था। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता जो कि नगरीय सभ्यता थी, आज हमारा जो समाज है वो भी नगरीकरण की तरफ बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं हम इतिहास से सीख लेते, मैनेजमेंट को अच्छा करने के लिए हम इतिहास से सीख ले सकते हैं, है ना। किला और शहर की दीवारें, धौलावीरा में किले और शहर की दीवारों के अवशेष मिले हैं, बिल्कुल, जो सुरक्षा और संगठनात्मक कुशलता को दर्शाते हैं। ये दीवारें विभिन्न आवासीय और प्रशासनिक भागों को अलग करती है ना। ठीक है, अभी हम रिवाइज भी करेंगे एक बार पढ़ाने। देखिए सुरकोटदा है, सुरकोटदा एक नई जगह है। सुरकोटदा भी गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण मिले हैं की खोज 1964 में जगपति जोशी ने की थी। इस स्थल से सिंधु सभ्यता के पतन के अवशेष परिलक्षित होते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टीला था, यहाँ पर किए उत्खनन में एक दुर्ग मिला जो कच्ची ईंटों का बना था। सुरकोटदा भी गुजरात के कच्छ जिले में। तो आपको गुजरात से कई स्थल आपको मिलेंगे जिसमें लोथल आप देख रहे हैं,
सुरकोटदा देख रहे हैं, आप अभी अभी आपने धौलावीरा देखा है ना। तो ये सारे महत्वपूर्ण स्थल कहाँ हैं? गुजरात में, है ना। गुजरात से सर्वाधिक स्थल मिले, गुजरात से सर्वाधिक स्थल मिले। ये धौलावीरा का था, जो मैंने बताया था कि आपको धौलावीरा से मिले उत्कीर्ण लिपि के अवशेष संचार और प्रशासनिक प्रणाली की जानकारी देते हैं। हालांकि इस लिपि को अभी तक पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका है। मैंने आपको बताया था इतिहास पढ़ाते समय, जब मैं आपको आद्य ऐतिहासिक काल पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो प्रो हिस्टोरिक एज के जो साक्ष्य है, उसमें लिपियों के संकेत तो मिलते हैं, लेकिन उन लिपियों को दुर्बोध होने के कारण उन लिपियों को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ना। तो ये आगे चलते हैं, देखते हैं। ये राखी गढ़ी, जी हाँ, राखी गढ़ी बहुत चर्चा में रहा है, क्योंकि आपको पता होगा इस साल राखी गढ़ी में एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस किया गया है। एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस किया गया है, और आपको मैं बता दूं वो चेंजेस इस आधार पर किया गया है कि जो राखी गढ़ी हरियाणा में जो साक्ष्य मिले हैं, डीएनए मिले हैं, उसके आधार पर ये बदलाव किया गया है। जो कि अभी आप पूर्व के एनसीईआरटी में पढ़ते रहे थे कि जो आर्य थे, आर्य वो भारतीय नहीं थे, आर्यों का जो निवास था वो विदेशों में था। आप देखो, कोई कहता है मध्य एशिया, कोई अलग अलग साक्ष्य प्रस्तुत करता है, लेकिन अब एनसीईआरटी में ये लिखा मिलेगा आपको कि आर्य अप्रवासी नहीं थे, आर्य अप्रवासी नहीं थे। आर्य के अप्रवासी होने का खंडन करेगा ये साक्ष्य, और एनसीईआरटी में आपको बदलाव देखने को मिलेगा आने वाले समय में। इसलिए राखी गढ़ी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हरियाणा में सरस्वती और दृष्टद्वती नदी के किनारे है कौन सा? राखी गढ़ी। और हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत भारत का सबसे बड़ा स्थल अगर मैं कहूं तो राखी गढ़ी है। राखी गढ़ी भारत का यानी भारत में, ठीक है, राखी गढ़ी सबसे बड़ा स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, है ना। तो आप याद रखिएगा राखी गढ़ी। आने वाले समय में आपको राखी गढ़ी से जरूर प्रश्न मिलेंगे, है ना। दो तीन चीजें हैं, जैसे धौलावीरा है, 2021 में यूनेस्को ने धौलावीरा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया, विश्व विरासत सूची में शामिल किया। इसलिए आप मान करके चलना कि दोनों काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी मोहनजोदड़ो हड़प्पा तो आते ही रहते हैं। मोहनजोदड़ो एक फिल्म बन चुकी है ना, बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, सकता है। ये सुरकोटदा से ही था, ये रैंडमली सुरकोटदा से के दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। घोड़े की अस्थियां एवं अनेक अनोखी कब्रगाह मिली है। कहने में जो सुरकोटदा था वहां से घोड़े के कब्रगाह मिले हुए, और जबकि नगर क्षेत्र दोनों, दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों दो भाग में बटा हुआ था। दुर्ग एवं नगर क्षेत्र दोनों एक ही प्राचीर से घिरे हुए थे, ठीक है। अभी मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा कि है राखी गढ़ी में एक नर कंकाल मिला हुआ है, राखी गढ़ी से एक नर कंकाल मिला है। राखी गढ़ी इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी 2024 इज गोइंग टू चेंज इट्स सिलेबस, ओके, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बस तो मैं जल्दी से रिवाइज कर देता हूं, आप मेरे साथ बने रहेंगे, आप मेरे साथ बने रहेंगे, मैं जल्दी से रिवाइज करा देता हूं। पूरा सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता समाप्त। आपने देखा था ये कालीबंगा है, कालीबंगा का अर्थ होता है काली रंग की चूड़ियां। कहाँ है? राजस्थान में। किस नदी किनारे? घग्गर नदी किनारे। क्या नाम है घग्गर नदी का? प्राचीन नाम सरस्वती नदी। कुछ विद्वानों में मतभेद है, कुछ विद्वानों में मतभेद है, इसको सरस्वती नदी नहीं मानते। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काली रंग की चूड़ियां ना, काले, इसका मतलब यहाँ से काले रंग की तांबे की चूड़ियां मिली थी, कंगन मिला था, ठीक है। आगे मैं बात करूंगा कालीबंगा से ही जुते हुए खेत मिले थे, जुते हुए खेत मिले थे। और आगे अग्निकुंड मिला था, मेसोपोटामिया की मुहरें मिली थी, है ना। आगे मैं बात करूंगा, मैंने आप बताया था हड़प्पा के बारे में, जहां से वृत्ताकार चबूतरा मिला है, एक कब्रिस्तान मिला है जिसका नाम R37 है। हड़प्पा की मैं बात करूं तो यहाँ अन्नागार मिले थे, कितने कक्ष के? 12 कक्षों के, 2 पंक्तियों में थे, एक पंक्ति में 6-6 कक्षा
थी। ठीक है, हड़प्पा की मैं बात किया तो 2 टीलों में, 2 दुर्गों में विभाजित था, एक था पश्चिमी टीला, एक था पूर्वी टीला। ऐसे मोहनजोदड़ो भी एक पश्चिमी टीला एक पूर्वी टीला में दोनों विभाजित थे, लेकिन पश्चिमी टीला का नाम यहाँ स्तूप था। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। 1922 में राखल दास बनर्जी ने सबसे पहले इसकी खोज की। कि खास बात क्या है, यहाँ सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती रही, जिसको ऑक्सफोर्ड सर्कल का नाम दिया गया। यहाँ से कांसे की मूर्ति मिली है, कांसे की मूर्ति मिली है, एक योगी पुजारी की मूर्ति मिली है, पशुपतिनाथ का मूर्ति मिला है। ठीक है, आगे हम चलते हैं, देखते हैं चनूदड़ो सिंधु नदी किनारे ये भी है। मैंने बताया था चनूदड़ो, मोहनजोदड़ो, कोटुदीजी सभी सिंधु नदी के किनारे स्थित हैं। चनूदड़ो सिंधु नदी किनारे स्थित है। चनूदड़ो आगे हम चले, देखे मोहनजोदड़ो के बृहद स्नानागार थे। पॉइंट याद करिए, 11.88 मल्टीप्लाई 7.01 मल्टीप्लाई 2.43 का ये एक बृहद स्नानागार मिला था। इतने बाई इतने का 45.72 बाई 22.86 स्क्वायर का एक अन्नागार भी मिला था। आपने देखा कांसे की नर्तकी की मूर्ति, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली थी। कहाँ से मिली थी, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से, है ना। फिर चनूदड़ो के बारे में आपने देखा वृत्ताकार मिली थी। चनूदड़ो की खास बात क्या था, यहाँ से कोई दुर्ग या अवशेष नहीं मिले हैं। चनूदड़ो ही एकमात्र स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से कोई दुर्ग नहीं मिले हैं, बल्कि जबकि हर स्थल से कोई ना कोई दुर्ग मिले हैं। धौलावीरा आपने पढ़ा था। धौलावीरा ऐसा नगर था सिंधु घाटी सभ्यता का जो 3 भागों में बटा था, 3 भागों में बटा था, है ना। फिर मैंने देखा आगे, मैंने आपको बताया था मांडा। मांडा क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाला सबसे उत्तरी स्थल मांडा है, जो चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर। और फिर आपने देखा सुतकांगेडोर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आने वाला सबसे पश्चिमी स्थल। मैं रिवाइज करा रहा हूं इसलिए तेजी से मैं पढ़ा रहा हूं, है ना। और सबसे पूर्वी स्थल जो है आलमगीरपुर है, हिंडन नदी किनारे है, मेरठ में है। मैंने आपको बताया हिंडन नदी के बारे में थोड़ा सा आप लोग देख लो। हिंडन नदी की उत्पत्ति कहाँ होती है? सहारनपुर में हिंडन नदी उत्पत्ति होती है। और ये गाजियाबाद, बागपत, मेरठ, मुजफ्फरनगर से होती हुई नोएडा भी बहती है। नोएडा में भी ये नदी उसके बाद दिल्ली में जाकर के यमुना नदी से मिल जाती है। कहने का मतलब है हिंडन नदी यमुना नदी की सहायक नदी है। किस पहाड़ी से निकलती है? साकम्बरी पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से? सहारनपुर से। आपको पता होगा सहारनपुर उत्तर प्रदेश का ऐसा जिला है जिसकी सीमा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगती है ना। तो आगे आप देखेंगे हिंडन, मैंने बताया था गाजियाबाद में हिंडन एयर बेस भी है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे वही कालीबंगा है, आपको मैंने ये पढ़ा दिया था। तो ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। ये समाप्त हो गया आपका। तो ये आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। आपके जो भी क्वेश्चन हो, प्रश्न हो, कमेंट बॉक्स में लिखें, इससे हमें कुछ सुझाव मिल सके, हम बेहतर कर सके, है ना। तो ये क्लासेस सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ लिया। आपने देखिए क्या आपने पढ़ा। आपने देखा प्रागैतिहासिक काल आपने पढ़ लिया। प्रागैतिहासिक काल के बाद आपने ताम्र पाषाणी काल पढ़ लिया और सिंधु घाटी सभ्यता आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप लूसेंट वगैरह आपके पास है, उससे भी बेहतरीन तरीके से पढ़ सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको अच्छी लगेगी तो मैं इसका PDF वगैरह भी फ्यूचर में प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। अभी तक आपको क्लास अगर लगी हो अच्छी तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। हाँ, आने वाले क्लासेस में हम आपको स्टैटिक जीके का पोर्शन भी हम कुछ प्रोवाइड करेंगे, स्टैटिक जीके और ट्रिकी वे में। करंट अफेयर्स की भी क्लासेस हम आने वाले समय में लेकर के आएंगे। चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।